हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और आज हम बात करने वाले हैं कि फ्रेट फॉरवर्डिंग में एक्चुअली में वर्क क्या होता है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया चलती है, कौन कौन इसके अंदर इंक्लूड होता है और किस तरीके से फ्रेट फॉरवर्डर उन सबको हैंडल करता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन चलता है। ठीक है, तो सारा चीज आपको इसमें बताऊंगा, आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताऊंगा। आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट है वो फाइल में होने चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिलते कैसे हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री में तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। आपको पूरा इसके अंदर समझाऊंगा, इसी वीडियो में आपको सारा समझ आ जाएगा एक्चुअली में होता क्या है ये। ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डिंग किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से इसमें कमीशन ऐड करते हैं और क्या सब चीज होती है, वो सारी चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग है फ्रेट फॉरवर्डर, हम लोग एज अ फ्रेट फॉरवर्डर काम करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हैं। हमारे लिए जो कस्टमर होता है वो होता है इम्पोर्टर या फिर एक्सपोर्टर। ठीक है, और वेंडर होता है शिपिंग कंपनी जिसके पास जहाज होते हैं, जिनके पास कंटेनर्स होते हैं। सीएचए जो कि कस्टम क्लियरेंस करवाता है, और ट्रांसपोर्टर ये हमारे लिए वेंडर हो सकते हैं और नहीं भी, लेकिन शिपिंग लाइन तो हमारे लिए वेंडर होते ही है। सीएचए और ट्रांसपोर्टर वेंडर होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। क्यों नहीं होते मैं बताऊंगा, क्यों होते हैं ये भी बताऊंगा। इसका काम क्या होता है, फ्रेट फॉरवर्डर का जो काम होता है वो होता है किसी भी एक्सपोर्टर को अगर कोई माल भेजना है इंडिया से यूएसए। ठीक है, वो कैसे जाएगा, मान लो एक तो होता है कि आपका सी पोर्ट से कार्गो जाएगा, या फिर आपका इंलैंड जैसे दिल्ली में आपका कार्गो है, दिल्ली में आईसीडी। आईसीडी क्या होता है, यहाँ पे आप कार्गो क्लियरेंस करवा के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियरेंस होती है, कस्टम जो होती है वो यहाँ पे कार्गो को क्लियरेंस करती है, और उसके बाद बाय रेल मूवमेंट होके वो सी पोर्ट पे पहुंचता है। उसके बाद बाय सी जाता है, फिर वहां पे जो डेस्टिनेशन पे सी पोर्ट है वहां पे जाता है। फिर अगर आईसीडी अगर आगे है तो आईसीडी जाएगा, अदरवाइज सी पोर्ट से ही वहां पे जो कंसाइनी है मतलब जो बायर है वो क्लियरेंस करवा लेगा। मेनली हमारा ये काम होता है, यहाँ से कार्गो निकालना है और वहां पे भेजना है। ठीक है, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से स्टफ करवाना है। कैसे स्टफ होगा, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कंटेनर मिलता है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम है फॉरवर्डर, हम लोगों को एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को सर्विस देनी है। अभी हम लोग इस वाले पार्ट में एक्सपोर्टर की बात करेंगे। सेम प्रोसेस इंपोर्ट में भी होता है, थोड़ा सा इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से आप एक्सपोर्ट का जो प्रक्रिया करोगे इसी तरीके से, तो जो वहां पे जब कार्गो हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो वहां से सेम प्रक्रिया वो चलती है। ठीक है, एक्सपोर्ट वाले एरिया से। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की। मान लो हम लोग फॉरवर्डर हैं और एक्सपोर्टर ने हमसे कांटेक्ट किया कि हम लोगों को कार्गो भेजना है दिल्ली से यूएसए के लिए। ठीक है, यूएसए में एक पोर्ट है चार्ल्सटन। हम लोग एक पार्टिकुलर नाम हमने चूज कर लिया जिसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। यूएसए में एक चार्ल्सटन पोर्ट है, सी पोर्ट है, वहां में कार्गो भेजना। कहां से, दिल्ली से। ये आईसीडी जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, एक्सपोर्टर दिल्ली में है, फॉरवर्डर चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी स्टेट में बैठा हो इंडिया में। और हमें इंडिया से कार्गो भेजना है यूएसए के लिए, और यहाँ पे आईसीडी में कार्गो दिल्ली से हमें स्टफ करना है। ध्यान से समझना, एक्सपोर्टर ने हमसे क्वेरी की, हम लोगों ने शिपिंग लाइन से क्वेरी की। जैसे एक्सपोर्टर को यहाँ से कार्गो भेजना है यूएसए, इन्होंने हमें क्वेरी की फॉरवर्डर को, हमें 20 फीट कंटेनर लेना है, हमारा ये प्रोडक्ट है, इतना वेट है, और दिल्ली से हमें यूएसए भेजना है। हम सेम क्वेरी क्या है, शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फॉरवर्डर को। एज अ फॉरवर्डर हम लोगों को वहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जब आप फ्रेट फॉरवर्डिंग की कंपनी स्टार्ट करते हैं तब। ठीक है, वहां पे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद हम लोग उनकी वेबसाइट पे जाके रेट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमने रेट्स लिया। रेट्स भी कई तरीके के होते हैं, लोकल चार्जेस और डेस्टिनेशन लोकल चार्जेस और ओशन फ्रेट, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, जो आपके पहला जो लोकल चार्जेस की बात हो रही है अगर एक्सपोर्ट में, वो बात होती है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो कार्गो है, यहाँ तक कार्गो आपका अगर है अभी, ठीक है, फैक्ट्री से आईसीडी आया, आईसीडी से सी पोर्ट तक गया, यहाँ तक जो चार्जेस लगेंगे, सी पोर्ट तक जो चार्जेस लगेंगे, टर्मिनल हैंडलिंग हो गया, बिल ऑफ लेडिंग चार्जेस हो गया, ये सारे जो चार्जेस होंगे, जैसे कंटेनर सील पीस हो गया, कई सारे चार्जेस होते हैं, चार्जेस के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। तो वो सारे चार्जेस आते हैं लोकल चार्जेस में, मतलब सी पोर्ट से आईसीडी से जो भी बीच में जो चार्जेस लगेंगे वो लोकल चार्जेस होंगे। ठीक है, सी पोर्ट से जैसे कंटेनर निकला और अगले सी पोर्ट तक पहुंचने तक का बीच का जो ट्रांजिट टाइम होगा, जो वेसल पे जाएगा, वेसल मीन्स जहाज,
उसका जो चार्जेस होगा उसे हम लोग बोलेंगे ओशन फ्रेट। जैसे सी पोर्ट से सी पोर्ट तक, जैसे यहाँ से लोड हुआ, जैसे ही वेसल पे चढ़ा और उसके बाद जो कंटेनर सी पोर्ट तक जा रहा है, उसका जो बीच का समुद्र पे चलने का जो चार्जेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ओशन फ्रेट। ठीक है। अब सी पोर्ट, यहाँ से सी पोर्ट से निकला, अगले सी पोर्ट पे भी कहीं ना कहीं उतरेगा, तो वहां से जैसे ही उतरेगा उसके बाद जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे लोकल चार्जेस। मतलब ये ओरिजिन के चार्जेस हैं, ओरिजिन के लोकल चार्जेस, और वो वहां के लोकल चार्जेस। इसमें डिफरेंस इतना है, यहाँ के जो लोकल चार्जेस होंगे वो किसी किसी टर्म में एक्सपोर्टर पे करता है और किसी टर्म में कंसाइनी पे करता है। नॉर्मली क्या होता है, सीआईएफ शिपमेंट होती है, फ्रेट प्रीपेड होता है, उसमें लोकल चार्जेस, ओरिजिन का लोकल चार्जेस और ओशन फ्रेट कौन देता है, एक्सपोर्टर। और कंसाइनी कौन सा चार्जेस पे करता है, डेस्टिनेशन पर जो लोकल चार्जेस लेंगे वो डिलीवरी ऑर्डर और वहां के डीटीएससी डेस्टिनेशन टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, वो चार्जेस। ठीक है, तो ये समझ आ गया। हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे जो चार्जेस देने हैं एक्सपोर्टर को, वो देने हैं सिर्फ ओशन फ्रेट और यहाँ का लोकल चार्जेस। हम लोग जो अपना कमीशन ऐड करते हैं वो करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओशन फ्रेट के अंदर ये जो होता है आपका चलता है यूएसडी में, कई बार ये यूरो में भी चलता है किसी किसी कंट्री के लिए। मोस्टली जो फ्रेट चलता है वो यूएसडी में ही चलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, शिपिंग लाइन से हमने रेट्स लिए और हमने एक्सपोर्टर को रेट्स को कर दिया कि $200 चार्जेस है इतना, और हमने जो कमीशन ऐड करना है इस वाले चार्जेस के अंदर अपना कमीशन ऐड कर लेना है और एक्सपोर्टर को दे देना है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्सपोर्टर एग्री कर जाता है तो हम लोग आगे का प्रक्रिया चालू करते हैं। उससे पहले एक चीज मैं बताता हूँ, आपके मन में एक चीज आ रही होगी, एक्सपोर्टर डायरेक्ट शिपिंग लाइन से काम क्यों नहीं करता। ठीक है, वो चीज भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फ्रेट फॉरवर्डर क्या होता है कि रेगुलरली वर्क करते हैं किसी भी कंट्री के लिए और किसी भी पोर्ट के लिए। ठीक है, तो इनको क्या है कि सभी तरीके की नॉलेज होती है जिसमें एक्सपोर्टर को किसी भी तरीके की पेनल्टीज ना लगे। एक्सपोर्टर रेगुलर नहीं करता है और जो जो इनका डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट एक्सपोर्टर को नहीं आती। कई बार वो सोचते हैं कि हाँ कि मैं फॉरवर्डर को सारा काम दे दूं, मैं अपना थोड़ा फ्री हो जाऊं। मोस्टली यही होता है। ठीक है, और कोई रीजन नहीं होता। तो एक्सपोर्टर क्या करते हैं, फॉरवर्डर को हायर करते हैं एज अ ब्रोकर, और ये सारा काम इनका एक्सपोर्ट का काम करके देते हैं ऑन फ्रेट फॉरवर्डर। अब हम बात कर लेते हैं कि आगे का, जैसे इन्होंने रेट्स कोटेशन कंप्लीट कर दिया, एग्री हो गया, उसके बाद क्या करना है। अब मान लो एक्सपोर्टर ने बोला कि मेरा फैक्ट्री से माल उठाना है। किसी किसी कंडीशन में एक्सपोर्टर क्या करता है, अपनी फैक्ट्री से माल सीधा आईसीडी पे पहुंचा के देता है। किसी कंडीशन में एक्सपोर्टर क्या होता है, सीएचए से क्लियरेंस करवा के भी माल देता है। ठीक है, लेकिन इस एक्सपोर्टर ने हमसे क्या बोला कि आपको फैक्ट्री से माल उठा के मेरा डेस्टिनेशन तक पहुंचा के देना है। ठीक है, बात समझ लेना। पहले बात कर लेते हैं, अगर एक्सपोर्टर हमें क्लियरेंस भी करवा के दे रहा है और ट्रांसपोर्टेशन भी, मतलब यहां तक कार्गो ला के दे रहा है आईसीडी तक, तो हम लोग कैसे डील करेंगे। एक्सपोर्टर सबसे पहले सीएचए से बात करेगा, हम लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और एक्सपोर्टर ट्रांसपोर्टर से बात करेगा। किस लिए, ट्रांसपोर्टर से पहले बात करेगा कि फैक्ट्री से कार्गो हमें आईसीडी तक चाहिए, वो ला के दे दे। ठीक है, दूसरा चीज, एक्सपोर्टर सीएचए से बात करेगा कि मेरा कार्गो क्लियरेंस यहाँ पे करवाना है। ठीक है, यहाँ क्लियरेंस की बात होगी। अब क्लियरेंस के बाद और ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपका कार्गो यहाँ आ गया, फ्रेट फॉरवर्डर को कार्गो कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, क्लियरेंस हो गए। अब हम बात कर लेते कि यहाँ पे कंटेनर कैसे मिलेगा। यहाँ पे कंटेनर मिलेगा, हम लोगों ने इनसे बात करी एक्सपोर्टर से, एक्सपोर्टर ने क्या किया, हमसे बुकिंग ली, हमने शिपिंग लाइन से बुकिंग लेके एक्सपोर्टर को दे दी, और एक्सपोर्टर उस बुकिंग को सबसे पहले ट्रांसपोर्टर को देगा, अगर वो डायरेक्ट डील कर रहा है ट्रांसपोर्टर से तब। ठीक है, ट्रांसपोर्टर उस आईसीडी के आसपास जो भी उस बुकिंग में जगह दी होगी कि हाँ यहाँ से कंटेनर पिकअप करना है, ये हमारा सर्वेयर डिटेल है, ऑलरेडी मेंशन होती है उसके अंदर। ट्रांसपोर्टर उस बुकिंग को लेके जाएगा सर्वेयर के पास, कंटेनर अलॉट करवाएगा कौन सा कंटेनर लेना है, और फिर वो एम्प्टी यार्ड में जाएगा। ठीक है, वो कंटेनर वहां से पिकअप करेगा और उसके बाद वो कंटेनर को आईसीडी लेके आ जाएगा। ठीक है, अगर एक्सपोर्टर डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर से बात कर रहा है तब। लेकिन एक्सपोर्टर अगर हमसे बोल रहा है तो ये सारे अरेंजमेंट हम करेंगे, क्लियरेंस भी हम करवाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन भी हम करवाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बता रहा हूँ कि एक्सपोर्टर सीएचए से डायरेक्ट डील कर रहा है, एक्सपोर्टर ट्रांसपोर्टर से डायरेक्ट डील कर रहा है, उस तरीके से समझा रहा हूँ, वो वैसे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरेंस होगी और जो ट्रांसपोर्टर वो कंटेनर यहीं पे लेके आएगा, यहाँ पे स्टफ होगा और कार्गो क्लियरेंस करके
सील लग जाएगी। कौन करवाएगा? सीएचए। ठीक है, यहाँ पे क्लियरेंस हो गया, सीएचए ने क्लियरेंस करवा के शिपिंग लाइन को कंटेनर हैंड ओवर कर दिया। आईसीडी में ही सर्वेयर होते हैं शिपिंग लाइन को, उनको वो हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद जो काम होता है वहां से हमारा काम चालू हो जाता है। ठीक है, बुकिंग हमने दे दी, बुकिंग के बाद अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, ट्रांसपोर्टर कंटेनर ला के देगा, यहाँ पे सीएचए क्लियरेंस करवाएगा। जब क्लियरेंस हो जाएगी उसके बाद हमारा काम चालू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे कि जब आपको यहाँ पे कार्गो आएगा उससे पहले एक डॉक्यूमेंट्स भी आएगा जिसे हम लोग इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बोलते हैं, जो कि एक्सपोर्टर सीएचए को बना के देगा इनवॉइस पैकिंग लिस्ट। और सीएचए इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के आधार पे एक डॉक्यूमेंट जनरेट करेगा जिसे हम लोग बोलते हैं चेकलिस्ट। ठीक है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आपका सबसे पहले किसने दिया? एक्सपोर्टर ने। उसके बाद चेकलिस्ट बनी, चेकलिस्ट किसने दी? सीएचए ने। किसको? एक्सपोर्टर को। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ। देखिए, अभी एक्सपोर्टर डायरेक्ट सीएचए से बात कर रहा है और ट्रांसपोर्टर एक्सपोर्टर डायरेक्ट टच में है। ठीक है, तो इनवॉइस, जैसे इनवॉइस पैकिंग लिस्ट दी सीएचए को एक्सपोर्टर ने, और सीएचए ने डायरेक्ट एक्सपोर्टर को चेकलिस्ट दी। लेकिन एक कंडीशन में, जैसे सीएचए हमने हायर किया, ट्रांसपोर्टर हमने हायर किया, तो जो एक्सपोर्टर है वो सारी चीजें हमें ही देता, और हम लोग जो सीएचए वाली चीजें जैसे इनवॉइस पैकिंग लिस्ट है वो सीएचए को देते, और बुकिंग कॉपी हम लोग ट्रांसपोर्टर को देते, कंटेनर पिकअप करवा के यहाँ पे ले आते। ठीक है, आप समझ आ गया होगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं वही बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से समझना। ठीक है, इनवॉइस पैकिंग लिस्ट दी सीएचए को, सीएचए ने एक्सपोर्टर को चेकलिस्ट दी चेकिंग करने के लिए। जब एक्सपोर्टर ने चेकलिस्ट अप्रूव कर दी तो उन्होंने शिपिंग बिल सबमिशन के लिए डॉक्यूमेंट डाल दिए। ठीक है, शिपिंग बिल जनरेट करने के लिए। यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है, शिपिंग बिल जो है, वो आपका कब जनरेट होगा? जब आपका कार्गो आईसीडी में आ जाएगा और क्लियरेंस हो जाएगा तब डॉक्यूमेंट। लेकिन शिपिंग बिल जो नंबर है वो आपका पहले जनरेट हो जाता है, आपका कार्गो नहीं भी आएगा उससे पहले, क्योंकि जो शिपिंग बिल नंबर है उसी के बिहाफ पे आपका कार्गो गेट इन होगा आईसीडी के अंदर। बिना शिपिंग बिल नंबर के कार्गो गेट इन नहीं होगा, आईसीडी में गेट इन नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले इनवॉइस पैकिंग लिस्ट, जो एक्सपोर्टर है वो इनवॉइस पैकिंग लिस्ट सीएचए को देगा, सीएचए एक्सपोर्टर को चेकलिस्ट देगा। चेकलिस्ट ओके करने के बाद ही शिपिंग बिल नंबर एक जनरेट करेंगे, जिसके बिहाफ पे आपका जो शिपिंग बिल नंबर है वो जनरेट होगा, उसके बिहाफ पे आपका जो कार्गो है गेट इन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्गो गेट इन हुआ, सीएचए ने उसका क्लियरेंस करवाया, क्लियरेंस होने के बाद आपका जो शिपिंग बिल जो कॉपी है जिसे हम लोग लियो कॉपी बोलते हैं वो जनरेट हुई। ठीक है, शिपिंग बिल कॉपी आपकी जनरेट हो गई, एक काम हुआ खत्म। ठीक है, शिपिंग बिल तक हमारा काम खत्म हो गया और हमारा कंटेनर भी आ गया आईसीडी में। कंटेनर स्टफ होने के बाद हमारा सबसे पहले बनेगा बीजीएम, जिसे हम लोग वेरीफाइड ग्रॉस वेट बोलते हैं। एक फॉर्मेट नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसके लिए मैं अलग से एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। अगर नहीं होता आप मेरे से कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसमें सारी चीजें हम लोगों ने प्रैक्टिकली वेबसाइट पर करके बताए होंगे, वहां से आप मेरे से सीख सकते हैं। डेस्कटॉप पे नंबर देखना, उस पर कॉल करके आप मेरे से डिटेल ले लीजिएगा। ठीक है, बीजीएम, बीजीएम हम लोगों को स्टैंडर्ड एक फॉर्मेट होता है, रेगुलर सभी शिपिंग लाइन का सेम फॉर्मेट होता है, उसे हमें बना के शिपिंग लाइन को देना होता है। अब वो कैसे देना है? शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे या ओडेक्स पे, या फिर मैनुअल भी उसको मेल में दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक शिपिंग इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। शिपिंग इंस्ट्रक्शन किस लिए बनाते हैं? वो जब फाइनल डॉक्यूमेंट हमें बिल ऑफ लेडिंग चाहिए होता है, उसके लिए हम लोग एक इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे सबमिट करते हैं। ठीक है, शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे हम लोग जब शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करते हैं तो शिपिंग लाइन हमें बीएल ड्राफ्ट देती, जिसे हम लोग फर्स्ट प्रिंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बीएल ड्राफ्ट और फर्स्ट प्रिंट एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बीएल ड्राफ्ट हमारे पास आएगा, हम लोग एक्सपोर्टर को देंगे, अप्रूवल लेने के बाद एक्सपोर्टर से हम लोग शिपिंग लाइन को कंफर्म कर देंगे। यहाँ पे आपका कार्गो क्लियरेंस हो गया है, और क्लियरेंस होने के बाद यहाँ पे कार्गो हैंड ओवर भी हो गया। ठीक है, अपने टाइमिंग के हिसाब से, जो भी बुकिंग में टाइमिंग है उस हिसाब से हमें कार्गो हैंड ओवर कर देना। बुकिंग में लिखा होता है ऑलरेडी कि इतने टाइम तक आपको हैंड ओवर करना है और इतने टाइम तक आपको सी पोर्ट तक पहुंचाना है। ठीक है, उसी हिसाब से आपको रेल मूवमेंट देनी है, मतलब हैंड ओवर करना है उसी हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे आपका बीएल ड्राफ्ट आ गया। फॉरवर्डिंग नोट कब मिला? जब आपने कार्गो हैंड ओवर कर दिया तब। ठीक है, फॉरवर्डिंग नोट हमें शिपिंग लाइन से मिलता है। और फॉर्म 13 कब मिलता है? जब हम लोग सी पोर्ट से शिपमेंट करते हैं कार्गो गेट इन करने के लिए, मतलब कंटेनर को गेट इन करने के लिए टर्मिनल में। लेकिन हम लोग बात करें आईसीडी से, तो आईसीडी से हम लोगों को कंटेनर को हैंड ओवर करना पड़ता है सर्वेयर को, उस हिसाब से कि हमारा जो सी पोर्ट पे कंटेनर वो टाइमली पहुंच जाए, वेसल का गेट कट ऑफ होने से पहले, वो आपको बुकिंग में मिल जाएगा।
ठीक है, 4 से 5 दिन या 6 से 7 दिन जो भी ट्रांजिट टाइम है देख लेना, उस हिसाब से आपको कंटेनर यहाँ पे हैंड ओवर करना है शिपिंग लाइन को। लेकिन जब हम लोग सी पोर्ट से जब शिपमेंट करते हैं तो हमें फॉर्म 13 की जरूरत पड़ती है। कब? जब हमें टर्मिनल में कंटेनर गेट इन करना है। ठीक है, उससे पहले हमारा कंटेनर कहाँ होता है? एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा आपके दिमाग में, टर्मिनल में गेट इन करने से पहले हमारा कंटेनर कहाँ होगा? वो होता है सीएफएस में। जिस तरीके से यहाँ पे आईसीडी होती है, इस तरीके से वहाँ पे सीएफएस होते हैं। वहाँ पे कस्टम बॉन्डेड एरिया होता है, वहीं पे क्लियरेंस होता है, उसके बाद कंटेनर वहाँ स्टफ होके, जैसे क्लियरेंस यहाँ आईसीडी में हो रही है वैसे वहाँ पे सीएफएस में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कंटेनर गेट इन हुआ और उसके बाद गेट इन होने के बाद शिपिंग लाइन अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जो वेसल का टाइमिंग उस हिसाब से कंटेनर को लोडिंग करवा देती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो गेट कट ऑफ है, वेसल का गेट कट ऑफ, उससे पहले आपको कंटेनर गेट इन कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें शिपिंग लाइन की वेबसाइट पे या फिर ओडेक्स पे हमें एक लाइनर इनवॉइस रिक्वेस्ट डालनी है, या फिर मेल पे भी डाल सकते हैं। अदरवाइज शिपिंग लाइन आपको, जैसे कंटेनर आपका लोड हो जाता है, शिपिंग लाइन आपको इनवॉइस दे देती है और आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट डिटेल आपको ओडेक्स पे भी डाल सकते हैं, मैनुअल भी डाल सकते हैं। जो भी शिपिंग लाइन का फॉर्मेट होता है उस हिसाब से आपको ये जो है इनवॉइस की डिटेल, जो पेमेंट की डिटेल है वो डालनी है। इनवॉइस पेमेंट डिटेल डालने के बाद आपको बिल ऑफ लेटिंग आपको शिपिंग लाइन से ले लेना है, और वो बिल ऑफ लेटिंग एक्सपोर्टर को तब देना है जब एक्सपोर्टर आपको पेमेंट दे देगा। जब आपके पास लाइनर इनवॉइस आ रही है उसी टाइम आप एक्सपोर्टर को भी अपना इनवॉइस भेज सकते हैं, जो भी आपने कमीशन ऐड किया उस हिसाब से। ठीक है, लोकल चार्जेस में अगर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मली स्टैंडर्ड जो है वो आप रेट में ही ऐड कर सकते हैं। लोकल चार्जेस सेम रहने चाहिए। ठीक है, आपको एक्सपोर्टर को इनवॉइस करनी है, अपना पेमेंट लेना है, और आपको लाइनर का पेमेंट करके अपने पास बीएल रख लेना। जब ये पेमेंट कर देंगे इनको बीएल दे देंगे, अगर शिपमेंट क्रेडिट पे नहीं है तो। ठीक है, तो अगर क्रेडिट पे है तो आप भैया अपने हिसाब से देख लेना कब बीएल देना, क्योंकि बीएल के बिहाफ पे ही डेस्टिनेशन पे कार्गो छूटेगा। ठीक है, क्योंकि जो बिल ऑफ लेटिंग होती है हम लोग जब एक्सपोर्टर को देते हैं, एक्सपोर्टर उस बीएल को बायर के पास भेजता है, ओरिजिनल बाय कोरियर, अगर ओरिजिनल बीएल है तो। इसके अलावा बीएल के कई सारे टाइप्स होते हैं। सीवे बीएल जो कि सॉफ्ट कॉपी होती है, आप जैसे ही लाइन को पेमेंट करेंगे, और सीवे का भी पेमेंट उनको करना पड़ता है, टेलेक्स जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी बीएल बोलते हैं एक तरीके से, अगर आप नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो। उनको पेमेंट करेंगे और वो सीवे रिलीज कर देंगे, डेस्टिनेशन पे कार्गो रिलीज हो जाएगा। कब? जब यहाँ का लोकल चार्जेस कंसाइनी दे देगा तब। ठीक है, ये समझ आ गया। इसके अंदर डॉक्यूमेंट भी आपको समझ आ गए, और ये डॉक्यूमेंट आप सोच रहे होंगे ये क्या डॉक्यूमेंट है। ये आपको क्लियरेंस के टाइम पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कार्गो के हिसाब से। कौन सा कार्गो है, जैसे सीओए है, एमएसडीएस है, नॉन हेल्थ डिक्लेरेशन है, हेल्थ डिक्लेरेशन है, स्कोमेट डिक्लेरेशन है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको सभी शिपमेंट में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपका जो कार्गो है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जब वहां पे क्लियरेंस हो रही होती है तब वो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपको कार्गो कौन सा है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वर्क चलता है। इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल वर्क सीखना तो आप मेरे से कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस तरीके से नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा पाए। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट्स के ऊपर।